तो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर डिफेंस एग्जाम, किसी भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस का सवाल बनता है तो उन तमाम परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है वे सभी PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका PYQs कितना महत्व रखता है। तो चलिए, ज़्यादा आपकी हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे। उससे पहले मोटिवेशनल लाइन की 2 लाइनें हम कहना चाहेंगे जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कान को लेकर आएगा। कुछ इस प्रकार है कि कुछ देरी की खामोशी फिर शोर आएगा, तो क्या कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है पड़ोसी, हमारा दौर आएगा। ये मोटिवेशनल कोट को आप हमेशा याद रखिएगा कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है पड़ोसी, हमारा दौर आएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, आपके सामने भी लिखा हुआ है कि जीके का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQs हैं जो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा, और इससे पहले एक और मोटिवेशनल लाइन हम कुछ गुनगुनाना चाहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आपको सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। आपको बता दें कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। और ये जो भील जनजाति ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, किस स्टेट में? तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति। उसके बाद सर्वाधिक भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये दोनों जगह की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति मानी जाती है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया। ये तीनों राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है भील जनजाति, गुजरात में भी पाई जाती है भील जनजाति और राजस्थान में भी पाई जाती है भील जनजाति। लेकिन सबसे ज़्यादा ये तीनों राज्यों में भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इनका भारत में जितने भी जनजाति होते हैं उन तमाम जनजातियों में सबसे बड़ी जनसंख्या में भील जनजाति है। इसीलिए भारत की सर्वाधिक बड़ी और सबसे ज़्यादा माने वाली जनजाति जो है वो है भील जनजाति। ठीक है। चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की टर्मों की बात करें तो उसके बाद फिर पूछता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। जनजाति कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये आपको जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको एग्जाम में पूछता है। आप एक जनजाति का आंसर कमेंट कर कर चले जाइएगा कि सेंटिनीलीज जनजाति भारत के किस इलाके में पाई जाती है? सेंटिनीलीज जनजाति। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर कर जरूर बताएगा कि यह वीडियो आपको लिए किस तरह की उपयोगी बनी है। सेकंड नंबर का सवाल बोलता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। उसके बाद आपको बता दें कि ये हुगली नदी कोई और नहीं, ये गंगा नदी ही है जो कोलकाता में जाकर हुगली बन जाती है और यही गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा बन जाती है। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि ये कोलकाता नदी, ये जो हुगली नदी है ये कोई और हुगली नदी नहीं है, ये गंगा का ही नाम है हुगली नदी। जब गंगा कोलकाता में पहुंचती है तो हुगली नाम पड़ जाता है। यही गंगा जब भारत में रहती है तो
क्या गंगा के नाम से जानी जाती है, और यही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तब पद्मा के नाम से जानी जाती है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण स्टेट की बात करें और वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ लखनऊ, तो लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रीवियस ईयर का सवाल था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रीवियस ईयर का सवाल था कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। चौथा PYQ था कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट एंड फर्स्ट सवाल कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मूसी नदी। ये MP पुलिस में पूछा हुआ सवाल है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित था, मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और बोलता है क्या कि पौधों में जीवन होता है। ये आप भी जानते हैं कि पौधा है क्या है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कि पौधा में जीवन होता है यानी प्लांट में लाइफ होता है। ये आप और हम लोग, ये पूरी दुनिया जानती है कि पौधे में जीवन होती है। लेकिन यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधे में जीवन होता है, तो ये कोई और वैज्ञानिक नहीं, ये जगदीश चंद्र बसु हैं जो भारत के वैज्ञानिक थे। कौन? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने 1901 में पता लगाया कि जो पौधा होता है, जो पौधे होते हैं इनमें लाइफ है। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु ने 1901 में पता लगाया कि पौधे में भी जीवन होता है। दूसरा कि जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। किसका? क्रिस्कोग्राफ। अब ये क्रिस्कोग्राफ क्या होता है, तो क्रिस्कोग्राफ होता है पौधे में वृद्धि को मापता है, पौधों की लंबाई बढ़ना, पौधों का टहनियों का बढ़ना, ये सब जो पौधे से रिलेटेड जो भी वृद्धि हो रहा है उसको मापने का काम करता है क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, तो पौधे में जीवन होता है, इन्होंने ये सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने बताया, 1901 में बताया। और जगदीश चंद्र बसु ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया जो कि पौधे की वृद्धि को मापता है या बताने का कार्य करता है। तो जगदीश चंद्र बसु से इतना रिलेटेड सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। अन्यथा हम आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े कहने का मतलब कितना? 23 जोड़ा कहने का मतलब 46 गुणसूत्र। ठीक है, ऐसे नंबरिंग में तो 23 है, लेकिन अब जोड़ा कर दिया जाए, पेयर कर दिया जाए तो 23 जोड़ा और कुल पूछेगा तो 46। पूछेगा मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र हैं, तो 46। मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र हैं, तो 23 जोड़े। ठीक है, अब देखिए गुणसूत्र का काम क्या है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र का काम होता है डीएनए को नाभिक में ले जाना। डीएनए को नाभिक में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो डीएनए को, एक सेकंड देखिए, डीएनए को नाभिक में ले जाने का कार्य गुणसूत्र करता है। कौन करता है? गुणसूत्र करता है। अब देखिए डीएनए का मतलब क्या था? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की संरचना का खोज वाटसन एवं क्रिक किया था। डीएनए की संरचना की खोज कौन किया था? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक किए थे। डीएनए को नाभिक में ले जाने का काम गुणसूत्र कहा, और गुणसूत्र के 22वें जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के एसएससी में पूछा हुआ सवाल था कि गुणसूत्र के 23वें जोड़े हैं, उसी तरह एक कम 22वें जोड़े होंगे, तो गुणसूत्र के 22वें जोड़े का क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र के 22वें जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है। उसके बाद एक शब्द इसमें आएगा प्रोटीन। तब प्रोटीन शब्द को 1838 में जे बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया था। तो आपसे पूछ देगा कि प्रोटीन का खोज कौन किया? तो प्रोटीन का खोज जे बर्जीलियस ने किया था, या जे बर्जीलियस किया था प्रोटीन शब्द का खोज। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। उससे पहले कि प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक शब्द है, और प्रोटीन का खोज जे बर्जीलियस किया था।
प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल के मिलने से मिलकर बना है, अमीनो अम्ल के मिलने से ही बना है कौन? प्रोटीन। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपको ये भी मालूम होगा कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का खोज 1665 में कौन किया था? तो आपको पता है कि कोशिका का खोज 1665 में कौन किया था? नहीं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है क्या? नेक्स्ट प्रश्न बोलता है क्या कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द जो है वो टेनिस में प्रयुक्त होता है। तो डबल फॉल्ट शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस में होता है। और टेनिस में कुल कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी, ठीक है। एक पक्ष में 2, दूसरे पक्ष में 2, कुल 4। वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी? वाटर पोलो में 4, टेनिस में 2, 2 इधर 2 उधर। बाकी कुछ कबड्डी में महत्वपूर्ण शब्द का प्रयुक्त किया जाता है, जैसे मैं कैंट बोलेगा, कैंट किस शब्द से, किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी। रेडर कबड्डी, रेड कबड्डी, स्ट्रगल कबड्डी, ऑल आउट कबड्डी। तो ये तमाम जो शब्द हैं जो हम बोले वो कबड्डी से अपना संबंध को व्यक्त करते हैं। बाकी डेविस कप टेनिस का सबसे बड़ा कप माना जाता है, डेविस कप। और ये जो डेविस कप है इसे टेनिस का विश्व कप के रूप में जाना जाता है। डेविस के विश्व कप के रूप में जाना जाता है टेनिस, ये डेविस कप को। तो डेविस कप को टेनिस का विश्व कप के रूप में जाना जाता है। और टेनिस का सबसे महत्वपूर्ण कप है डेविस कप। तो ये जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मुंबई से। तो यह जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू होता है। और शुरू करने का काम करते हैं हमारे माननीय उस समय के गांधी जी। कौन करते हैं? गांधी जी, ठीक है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। तो पूछेगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के भी रूप में जाना जाता है। और कहें तब भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन को लाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित इतने रिलेटेड सवाल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। कहां से किया गया था? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और नेक्स्ट सवाल का आता है कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बता दें कि सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। और एक जो सहायक संधि था ये क्या था वो समझिए। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1758 से लेकर 1805 के बीच में किया गया था। और ये सहायक संधि क्या था? तो ये भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी और बड़े राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे। यानी कि सहायक संधि जो कहता था कि मान लीजिए कि भारत में कोई साम्राज्य है और इस साम्राज्य का मालिक कोई राजा इसको चला रहा है। तो राजा को इस साम्राज्य को चलाने के लिए सेना की जरूरत पड़ा। तो सेना को इस साम्राज्य में लाने का कार्य जो है वो एक संधि के द्वारा किया जाता था अंग्रेजों के साथ, जिसका नाम सहायक संधि पड़ा। अब आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई साम्राज्य है और यहाँ का कोई एक राजा है। अब इसको साम्राज्य को चलाने के लिए या देखभाल करने के लिए सैनिक की जरूरत पड़ेगा आगे पीछे। तो इस सैनिक कहाँ से लाएगा लोग? तो इस सैनिक देने का काम करता था अंग्रेज जो लोग हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे ये देने के काम करते थे। तो लेकिन अगर अंग्रेजी सेना यहाँ पे जाएगा तो राजा इस अंग्रेजी सेना को खर्चा देगा और ये एक संधि के द्वारा होता था जिसका नाम सहायक संधि पड़ा। अब समझ में आया कि सहायक संधि क्या था? तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आपको बता दें कि जो वायुमंडलीय दाब है, क्या वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो
तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। अल्टीमीटर का क्या काम है? तो अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। अल्टीमीटर का क्या काम है? तो अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर का क्या काम है? तो हाइड्रोमीटर समुद्र के पानी के घनत्व को मापता है। समुद्र के पानी के घनत्व को मापने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? तो हाइग्रोमीटर हवा के नमी को मापता है। देखिए, हाइड्रोमीटर समुद्र के पानी के घनत्व को, और हाइग्रोमीटर हवा के नमी को, और फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। और एक है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किस चीज को मापता है? तो दूध की शुद्धता को या दूध की परिशुद्धता को मापने का कार्य लैक्टोमीटर करता है। आई होप कि आप इतने सवाल को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आर्मी को जो भी हथियार दिए जाते हैं वो बनाने का काम या हथियार देने का काम हमारा DRDO करता है। DRDO कहने का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1998 में दिल्ली का इसका मुख्यालय, दिल्ली इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, तो DRDO की स्थापना 1998 में किया जाता है और DRDO का मुख्यालय दिल्ली है। और ये DRDO का कार्य क्या है? तो नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियारों को हमारे भारतीय सेना को सप्लाई करना। तो उसी प्रकार का एक मिसाइल है अग्नि 2 मिसाइल। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी परमाणु बम की तरह यह कार्य करती है। और अग्नि 2 का मतलब है कि अग्नि जो ये मिसाइल है इसका 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अग्नि 2 बताता है कि 2000 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है। अग्नि एक बताता है अग्नि 4, एक बताता है अग्नि 6। तो 4 का मतलब है कि 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता, और अग्नि 6 का मतलब है कि अग्नि 6000 किलोमीटर तक मारक क्षमता को ये मार सकती है। अगर उतना दूरी पे दुश्मन है तो ये खत्म कर देगी। तो ये मिसाइल की अग्नि 2 का ये कारण है, अग्नि 4 का, अग्नि 6 का ये कारण बनता है। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। हमारा 10वां नंबर सवाल कहता है कि शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो शहीद आजम के नाम से हम लोग भगत सिंह को जानते हैं। कौन? भगत सिंह। अब बात करें तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को होता है पाकिस्तान के लायलपुर के गांव बंगा गांव में। कौन सा गांव? बंगा गांव में। पाकिस्तान का लायलपुर एक जिला है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है बंगा गांव। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी दिया गया। ये तीनों लोग का देने का कारण क्या था? तो ये हमारे जो फ्रीडम रियल हीरो, रियल फ्रीडम फाइटर, ये तीनों जो थे, इनको फांसी देने का कारण था कि इन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि पुलिस का एक अधिकारी था सैंडर्स। इसी को गोली को मारकर हत्या कर दिए थे। और असेंबली में बम फेंकने के भी कारण राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिए थे। ठीक है, और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। और इनका पिता का नाम था किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती। तो ये तमाम जानकारी आपको भगत सिंह से रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपका ये वीडियो आपको ये कैसा लगा, आप लोग ये वीडियो आपको कैसा लगा, यस या नो जरूर बताएगा। बाकी इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।